मशरूम्स को हाफ कट करके उसको धूप में 15 से 30 मिनट सुखाने से उसमें विटामिन डी का प्रोडक्शन है वो 10x तक बढ़ जाता है। और जब हम उसको खाएंगे तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो हमें उससे राहत मिलता है। ऐसा कई इन्फ्लुएंसर्स का कहना है उनके वीडियो में, लेकिन ये काफी इम्प्रैक्टिकल बात है, इसलिए इसका फैक्ट चेक करते हैं। देखो, एक बात तो सही है कि इसमें विटामिन डी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जब हम इसको धूप में रखेंगे तो, क्योंकि इसमें एर्गोसेरॉल नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो कि एर्गो कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी विटामिन D2 में कन्वर्ट हो जाता है जब इसमें यूवी बी रेस पड़ता है जो कि सनलाइट में प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये जो विटामिन D2 है वो बहुत ही लेस पोटेंट है, लेस स्टेबल है, कम हाइफ लाइफ है और यहाँ तक इसका बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है D3 के कंपैरिजन में। विटामिन D3 क्या है? विटामिन D3 हमारे बॉडी में तब बनता है जब हम सन बाथिंग करते हैं, यानी सनलाइट के एक्सपोजर में जाते हैं तब। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि विटामिन D2 जो है वो फूड से मिलेगा और विटामिन D3 हमारे बॉडी में नेचुरली बनेगा। अब अगर हम स्पेसिफिकली वैल्यूज के बेसिस पे कंपेयर करें तो जो D2 होता है उसमें हाफ लाइफ 15 डेज, D3 में 30 डेज। जो बायो अवेलेबिलिटी रहता है वो D2 में होता है 60 to 70% और D3 में होता है 80 to 90%। और जो स्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस है वो भी D3 में ज्यादा रहता है। अब हमें जो विटामिन डी का नीड रहता है वो है 1000 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी एवरी डे। और ये जो 100 ग्राम्स ऑफ मशरूम्स हाफ कटेड जो कि धूप सेके हुए हैं उसमें 400 से 800 यूनिट्स ही रहते हैं। और इसमें बायो अवेलेबिलिटी का 30% काट दे तो और कम, फिर इफेक्टिवनेस का काट दे तो और कम और स्टेबिलिटी का काट दे तो और कम। तो सोचिए कितना मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू फैलाया जा रहा है। अभी विटामिन D3 बनता कैसे है? सनलाइट में प्रेजेंट यूवी बी रेस जब हमारे स्किन में पड़ता है तो स्किन में प्रेजेंट जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेकैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि विटामिन D3 है। अब क्या है, 15 से 30 मिनट सन बाथिंग करने के बाद एक ही दिन में 10,000 से 20,000 यूनिट्स ऑफ विटामिन D3 बन जाता है, जबकि हमें डेली नीडेड रहता है 1000 यूनिट्स ऑफ विटामिन D3। अब ये बाकी जो बचा है वो वेस्ट नहीं हो इसलिए इसको स्टोर करने के लायक बनाया जाता है। तो ये कोलेकैल्सीफेरॉल यानी विटामिन D3 जाता है लीवर में जाके कैल्सीडायोल में कन्वर्ट हो जाता है और एक कैल्सीडायोल जाके स्टोर होता है हमारे फैट टिश्यूज यानी एडिपोज टिश्यूज में। अब ये एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर रहते हैं तब तक जब तक इसका नीड नहीं पड़ता। जब इसका नीड पड़ता है तो ये आ जाता है हमारे किडनी में, कैल्सीडायोल कन्वर्ट हो जाता है कैल्सीट्राइऑल में। और ये जो कैल्सीट्राइऑल है हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये कैल्सीट्राइऑल की फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे बॉडी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि फास्फोरस और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाना इंटेस्टाइन से, और जो हमारे बोन्स है उसका मिनरलाइजेशन करवाना, यानी कि जो मिनरल्स नीडेड रहता है उसको प्रोवाइड कराना। यहाँ तक ये कैल्सीट्राइऑल हमारे बोन्स में रिमॉडलिंग, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट को रेगुलेट करता है, जिसमें हमारा जो बोन्स है वो रिपेयर होता है और ज़्यादा मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और जब ये प्रोसेस ना हो पाए तो हमें 350 रुपये का एक गोली खाना पड़ता है जिसे इबेंड्रोनेट कहते हैं, वो आगे चल के ये प्रोसेस करवाता है। और ये मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और नर्व्स के जो सिग्नलिंग है उसको ये मेंटेन भी करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारे इम्यून सिस्टम में मॉड्यूलेशन कराना, यानी कि हमें इन्फेक्शंस के रिस्क से बचाना और साथ ही साथ ऑटो इम्यून डिसीजेस के रिस्क से भी बचाता है, जैसे कि जो सोराइसिस होता है, इस तरह की बीमारियों से ये बचाता है। यहाँ तक कि 2000+ जीन्स को ये रेगुलेट करता है, सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है और इन्फ्लामेशन को ये बैलेंस करता है, और कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, इस तरह के बीमारियों से ये बचाता है। हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको ये इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का रिस्क है उसको ये कम करता है। यानी कि आपने जो सुना है ना कि विटामिन डी की कमी से हमारे बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हो सकते हैं, वो सही बात है। आपके बॉडी में बहुत अच्छे से विटामिन डी बनेगा अगर इन कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो, जैसे कि सुबह के 10:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक अगर आप सन बाथिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा विटामिन डी बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सन का एक्सपोजर उसी टाइम में होता है। वीक में 4 से 5 दिन आपको 15 से 30 मिनट सन बाथिंग करना है, या फिर आप डेली भी कर सकते हैं। आपका बॉडी 25 से 40% एक्सपोज रहना चाहिए सनलाइट में फॉर बेटर विटामिन डी प्रोडक्शन, जैसे कि फेस हो गया, आर्म्स हो गए और लेग्स हो गए। आपको सनस्क्रीन यूज नहीं करना है और ग्लास के पीछे नहीं रहना है, क्योंकि ये दोनों यूवी बी रेस को ब्लॉक करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए। चाहे वो कार का ग्लास हो, चाहे वो बालकनी में लगा ग्लास हो, आपको डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में रहना है। सन बर्न को अवॉइड करना, यानी कि अगर आपको सन बाथिंग के टाइम जलन
लग रहा हो तो आपको तुरंत वहां से हट जाना है। किन लोगों में विटामिन डी का प्रोडक्शन और रेगुलेशन लेस इफेक्टिव रहता है? जो पतले होते हैं उनके में फैट बहुत कम होता है और फैट जो है विटामिन डी को स्टोर करता है, इसलिए जो बहुत पतले होते हैं उनके में विटामिन डी बहुत कम होता है। जो ज्यादा फैट वाले हैं उनके में विटामिन डी ट्रैप हो जाता है और जो एल्डर होते हैं उनके में स्किन की वजह से विटामिन डी का प्रोडक्शन बहुत लेस हो जाता है। सीजन्स भी विटामिन डी प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि समर में सबसे ज्यादा बनता है, उसके बाद स्प्रिंग में मॉडरेट और जो विंटर है उसमें सबसे कम बनता है। यहाँ तक कि पॉल्यूटेड एरिया में भी विटामिन डी प्रोडक्शन कम होता है, सनलाइट अच्छे से आ नहीं पाता। और सबसे लास्ट, सनलाइट ही हमारा प्राइमरी सोर्स है, इसलिए सनलाइट में फोकस करें, बाकी सब सपोर्टिंग है। तो एट द एंड बहुत ही आसान है, 15 से 30 मिनट आप धूप लीजिए, 1-2 दिन गैप करके आपका पूरा जो नीड रहेगा विटामिन डी के जो बेनिफिट्स हैं उसको आप उठा सकते हैं। थैंक यू।